नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी घटना मैं लेकर के आई हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कुछ लोग अपनी तांत्रिक शक्तियों से किसी का जीवन नरक बना सकते हैं या फिर ये अफवाह है। ये कहानी है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक ड्राइवर मदन जी की। मदन जी आज रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 2005 के उस मंजर को याद करते ही उनकी आवाज़ आज भी कांपने लगती है। उस समय हिमाचल के ऊपरी इलाकों के रास्ते आज जैसे पक्के नहीं हैं। कच्ची सड़कें, गहरी खाइयां और मीलों तक फैला सन्नाटा। मदन जी की ड्यूटी एक ऐसे रूट पर थी जो शाम को 5 बजे मंडी से निकलता था और रात के 9 बजे एक दूर दराज के गांव धार में ख़त्म होता था। मदन जी और उनके कंडक्टर श्याम रात को उसी गांव में रुकते थे। वहां रहने का कोई सरकारी इंतज़ाम तो नहीं था, इसीलिए गांव के ही एक रसूखदार परिवार ने उन्हें अपने घर के पास बने एक पुराने कमरे में जगह दे रखी थी। उसी घर के बगल में एक छोटा सा घर था जहां कालू नाम का एक आदमी रहता था। कालू की आंखें हमेशा लाल रहती थी और वो गांव में किसी से भी बात नहीं करता था। बहुत चुप था, शांत था। गांव वालों का कहना था कि कालू ने मसान यानी कि शमशान की विद्या सिद्ध की हुई है। मदन जी बताते हैं कि जब भी वो अपनी बस वहाँ खड़ी करते, कालू बस के टायर के पास बैठ करके कुछ बुदबुदाता रहता था हमेशा। मदन जी अक्सर उसे डांट करके भगा देते थे, कहते थे, अरे ओ कालू हट जा यहाँ से, बस के नीचे आ जाएगा। पर कालू बस एक डरावनी सी मुस्कान देता और अपनी उंगलियों से हवा में कुछ अजीब सा निशान बनाता था। एक शाम मदन जी और श्याम रात को खाना खा करके बाहर टहल रहे थे। कालू वहाँ आया और उसने मदन जी से बीड़ी मांगी। मदन जी ने चिढ़कर उसे धक्का दे दिया और कहा, रोज का नाटक है तेरा, निकल जा यहाँ से। कालू जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी में वहाँ की मिट्टी भरी, उसे चबाया और मदन जी की तरफ देख करके बोला, ड्राइवर बाबू, पहिया तो घूमता है पर कभी कभी वो वहीं रुक जाता है जहाँ काल खड़ा होता है। कल रात तू अपनी बस का दरवाज़ा बंद मत करना, क्योंकि सवारी कोई और होगी। मदन जी ने इसे शराबी की बड़बड़ाहट समझा, पागलपन समझा और वो चुपचाप जा कर के सो गए। लेकिन अगली सुबह से ही मदन जी को अपने कंधों पर भारीपन महसूस होने लगा। ऐसा लगता था उनको जैसे कोई उनके पीछे बैठा है और उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। अगले दिन मौसम बहुत ख़राब हो गया। बादलों की गर्जना और मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को हिला दिया। जब मदन जी अपनी बस लेकर के गांव की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा पत्थर गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। बस में सिर्फ 2 सवारियां थीं जो डर के मारे बस के एक शेड में चली गईं। अब मदन जी और श्याम बस में अकेले थे। मदन जी ने फैसला किया कि वो बस में ही सोएंगे। उन्होंने बस के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे थे। बाहर तूफान का शोर था। अचानक बस को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से बस को पीछे से धक्का दिया हो। मदन जी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि बस की सारी खिड़कियां जैसे किसी ने पूरी ताकत से बस को पीछे से धक्का दिया हो। मदन जी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि बस की सारी खिड़कियों पर अंदर की तरफ से कीचड़ के हाथों के निशान बने हुए थे। श्याम जोर जोर से चिल्लाने लगा, उस्ताद, उस्ताद दरवाज़ा देखो,
मदन जी ने देखा कि बस का जो दरवाज़ा उन्होंने खुद लॉक किया था वो धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर कोई नहीं था, बस घोर अंधेरा और बारिश। तभी बस के अंदर एक सड़ी हुई सी महक फैल गई। मदन जी को लगा कि बस के पिछले हिस्से में कोई बैठा है। उन्होंने कंडक्टर वाली टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि आखिरी सीट पर कालू बैठा था, लेकिन उसका शरीर इंसान का नहीं था। उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी और वो हवा में तैर रहा था। मदन जी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी कालू उठा और रेंगते हुए, जैसे मकड़ी चलती है वैसे ही वो बस की छत पर चढ़ गया। ऊपर से आवाज़ आई ऐसे खुरचने की, जैसे कोई लोहे को नाखूनों से फाड़ रहा हो। पूरा जो वातावरण था इतना वहाँ भारी हो गया कि मदन जी को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। अचानक बस का हॉर्न अपने आप बजने लगा, पों पों की आवाज़ करके, जैसे कोई मौत का ऐलान कर रहा हो। जो कालू का अदृश्य शरीर था वो मदन जी की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे, और मदन जी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। श्याम डर करके एक सीट के नीचे दुबक करके बैठ गया था। मदन जी ने बहुत हिम्मत जुटाई और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और उनके बस में हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो थी। उन्होंने उसे हाथ में पकड़ा और हनुमान चालीसा जैसा ही पढ़ना शुरू कर दिया, वो जो कालू का अदृश्य शरीर था वो छटपटाने लगा। वो अजीब सा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में आग लग गई हो, लेकिन वो वहीं पर था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब मदन जी का ये हनुमान चालीसा ख़त्म हो और वो उनके ऊपर वार करे। लेकिन मदन जी ने पूरी हिम्मत जुटाई और उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे थे, उसको और तड़प हो रही थी, उसको और जलन हो रही थी। और वक्त धीरे धीरे गुजरते गया और धीरे धीरे गुजरते गुजरते सुबह की पहली किरण पड़ गई। ये सब तांडव अभी चल ही रहा था और सुबह की पहली किरण पड़ गई और सब कुछ अचानक से शांत हो गया। अब ये सुबह की किरण का असर था कि हनुमान चालीसा का असर था, ये तो भगवान जाने। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद श्याम और मदन जी पूरे पसीने से तरबतर हो गए थे। ये लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन सुबह होते ही जब सब कुछ शांत हो गया तो इनको थोड़ा सा राहत मिला। जब वो बाहर निकले तो उनके तो होश उड़ गए। बस के चारों तरफ बड़ी बड़ी हड्डियां और काला सिंदूर बिखरा हुआ था। वो भागते हुए गांव पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि कालू की मौत ठीक उसी समय हुई थी जब मदन जी ने उसे धक्का मार दिया था। कल रात जिसे मदन जी ने अपने बस में देखा था वो कालू नहीं बल्कि उसकी वो विद्या थी जिसे उसने मदन जी को मारने के लिए छोड़ा था। मदन जी बताते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस रूट पर गाड़ी नहीं चलाई। आज भी अगर वो किसी सुनसान रास्ते पर बस का दरवाज़ा खुला हुआ देखते हैं तो उन्हें वही सड़ी हुई महक याद आ जाती है और वो कालू का शरीर। तो दोस्तों, पहाड़ों के इन वादियों में सिर्फ खूबसूरती नहीं होती बल्कि कुछ ऐसे राज भी दफन होते हैं जिन्हें छेड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय महाकाल ज़रूर लिखेगा और अपने साथ हुई कोई ऐसी घटना आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।